गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है जीडीपी ग्रोथ। तो आपको पता है कि अभी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने प्रोविजनल एस्टीमेट्स निकाले हैं कि हमारा जीडीपी ग्रोथ जो है वो पिछले 22 साल में सबसे ज़्यादा रही है, 8.7% रही है। ऑफ कोर्स थोड़ा सा स्लो डाउन भी हुआ है फर्स्ट क्वार्टर में। इस जो है लास्ट आपके जो ये आपका फाइनेंशियल ईयर है इसके फर्स्ट क्वार्टर में आपको स्लो डाउन भी देखने को मिला है, बट वो बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर देखने को मिल रहा है। ठीक है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं फ्यूल के, तो आपकी इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो उसकी वजह से हमको स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, बट ऑफ कोर्स दैट इज़ अ टेम्पररी फिनोमेना। ठीक है, तो हमारा ये टॉपिक जो है हमारे इकोनॉमी पर्सपेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें कुछ हम बेसिक टर्म्स भी जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो इसी जो है प्रोविजनल एस्टीमेट में गवर्नमेंट ने बताया कि जो ग्रॉस वैल्यू एडिड है उसमें भी ग्रोथ देखने को मिली है 8.1% की, और गवर्नमेंट का जो फिस्कल डेफिसिट है वो भी पिछले साल के मुकाबले जो है वो कम हुआ है। क्यों हुआ है कम? क्योंकि टैक्स कलेक्शंस बहुत अच्छे हुए हैं और हमारा जो नॉमिनल जीडीपी है उसमें भी ग्रोथ देखने को मिली है। तो हम थोड़े जो बेसिक टर्म्स हैं जीडीपी ग्रोथ से रिलेटेड उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो जीडीपी ही क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ऑफ कोर्स वो जितना भी अपनी मॉनेटरी या मार्केट वैल्यू है, जितने भी फिनिश्ड गुड्स या सर्विसेज की जो आप एक कंट्री के बॉर्डर में प्रोड्यूस कर रहे हो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, उसको हम जीडीपी कहते हैं। इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है? तो इसके 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं: कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट और नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, तो कंजम्पशन जो है वो सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है। लगभग 56% जो कंपोनेंट है वो कंजम्पशन ही होता है। मतलब क्या हुआ इसका कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स कितनी डिमांड कर रहे हैं इकोनॉमी में, उसको हम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। उसी से हमारी जीडीपी ग्रोथ जो है वो ड्राइव होती है। फिर दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट, कि इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कितनी आ रही है, तो उसको हम कहते हैं ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो इन्वेस्टमेंट कितनी जनरेट हो रही है प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस द्वारा, तो उसको वो सेकंड नंबर पर कंपोनेंट होता है जीडीपी को ड्राइव करने वाला। ठीक है, लेकिन जब इकोनॉमी थोड़ी स्लो चल रही होती है तो मोस्टली जो ये इन्वेस्टमेंट का जो आपका जो कंपोनेंट है वो थोड़ा स्लो हो जाता है। तो फिर उसको पूरा करने के लिए क्या सजेशन दिया जाता है कि गवर्नमेंट जो है वो अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाए। तो गवर्नमेंट अपनी गुड्स और सर्विसेज की डिमांड जनरेट जो है बढ़ाएगी, तो जनरेट होगी डिमांड, तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अगर बढ़ाएगी, चाहे वो सिर्फ 11% होता है जीडीपी का कंपोनेंट, बट स्टिल अगर उसको बढ़ा दिया जाए तो जो इन्वेस्टमेंट का जो शॉर्टफॉल हो रहा है उसको हम कवर कर सकते हैं कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए। क्योंकि गवर्नमेंट की भी लिमिटेशंस है, गवर्नमेंट ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हमेशा इन्वेस्टमेंट करती रहे, बिकॉज उनके पास भी फंड है, जो फिजिकल रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड होते हैं। तो इसीलिए कभी कभी जैसे कहा जाता है कि अगर आपको इकोनॉमी को रिवाइव करना हो तो गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा दे। तो इसलिए आप देख रहे होगे कि जो हमारी करंट गवर्नमेंट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत स्पेंडिंग करती है, ताकि क्या होता है कि उससे किक स्टार्ट हो जाती है इकोनॉमी अगर जीडीपी में स्लो डाउन देखने को मिले तो। ठीक है, सबसे लास्ट का कंपोनेंट होता है नेट एक्सपोर्ट्स। तो आपको पता ही है कि टोटल एक्सपोर्ट्स माइनस टोटल इंपोर्ट्स तो है, उससे हमको निकलता है कि हमने टोटल एक्सपोर्ट कितना किया है। अगर वो फिगर माइनस में होती तो इसका मतलब हमने इंपोर्ट ज़्यादा किया है। ठीक है, अब नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में फ़र्क क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी तो आपका जो एक्चुअल जीडीपी आपका निकल कर आया है, समझ लो कि 1 लाख करोड़ जीडीपी निकल कर आया है। ठीक है, और उसको हम कहेंगे कि इस साल का जो जीडीपी है उसको हम कहेंगे नॉमिनल जीडीपी। लेकिन जब आप उसको इन्फ्लेशन के साथ जो आप एडजस्ट कर देते हो, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि ऐसे मतलब कि अब अगर आप सोचो कि 1980s में या फिर इवन 2010 का भी एग्जांपल लें, तो 2010 में अगर हमारा जीडीपी 1 लाख करोड़ था तो वो आज के टाइम पे 1 लाख करोड़ की वैल्यू क्या है? ठीक है, क्योंकि हम उसमें जब तक इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं करेंगे तो हमें नहीं पता लगेगा। इसीलिए हम इन्फ्लेशन जब एडजस्ट कर देते हैं तो हमारे पास आता है रियल जीडीपी की एक्चुअल में जीडीपी कितना है हमारा जो करंट में जीडीपी है। तो ठीक है, सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या होता है कि हमारी इकोनॉमी में कितनी ज़्यादा वैल्यू एडिशन हुई है मॉनेटरी टर्म्स में एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स। ठीक है, तो हमारी टोटल सप्लाई दिखती है इससे कि मतलब इकोनॉमी जो है उसने समझ लो 10,000 करोड़ रुपए की और वैल्यू एडिशन की है, तो मॉनेटरी टर्म्स में हमारी कितना प्रोडक्टिव एरिया जो प्रोडक्टिव रही है इकोनॉमी, उससे हमें पता लगता है कि ग्रॉस वैल्यू एडेड कितना है। ठीक है, अब हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? ठीक है, तो जीडीपी जो है वो आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड प्लस गवर्नमेंट ने जितने टैक्सेस अर्न किए हैं और गवर्नमेंट ने जितनी सब्सिडीज जो है वो दी हैं, माइनस जो है गवर्नमेंट ने जितनी सब्सिडीज दी हैं उससे हमारा जीडीपी निकल जाता है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स हमने जितना ज़्यादा वैल्यू एडिशन किया इस साल वो
प्लस गवर्नमेंट ने जितने टैक्सेस अर्न किए हैं माइनस जो है हमारी सब्सिडीज, उससे हमारा जीडीपी निकलता है, ठीक है। तो अगर जीडीपी जो है वो जीवीए से ज़्यादा है तो इसका मतलब गवर्नमेंट ने टैक्सेस ज़्यादा जनरेट किए हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी ये फिगर जो है आप इसी से निकाल पाओगे। तो अगर आपका जीवीए ज़्यादा है, मतलब आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड ज़्यादा है, तो ऑफकोर्स इसका मतलब ये कम है, तो इसका मतलब ये कम कब होगा, जब ये दोनों का बैलेंस जो है वो माइनस में आ रहा होगा। तो इसका मतलब गवर्नमेंट ने सब्सिडीज ज़्यादा दे दी हैं और टैक्स कलेक्शन कम हुआ है, ठीक है। तो आइडियल सिचुएशन क्या होती है कि जीडीपी जीवीए से ज़्यादा रहे। नेक्स्ट हमारा है फिजिकल डेफिसिट। ये तो आपको पता ही है कि अगर गवर्नमेंट की इनकम जो है वो कम हो और उसका एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो तो हमारा फिजिकल डेफिसिट आ जाता है, और अगर ये उल्टा हो, गवर्नमेंट की इनकम से ज़्यादा हो और एक्सपेंडिचर कम हो तो उसको फिजिकल सरप्लस भी कहते हैं, ठीक है। वो तो बहुत ही कम होता है, हमारे जो है जो ये इस सेंचुरी के कुछ शुरुआत के पीरियड में हुआ था, और इवन कोरोना के टाइम पर भी जो है ये हुआ था। गवर्नमेंट की स्पेंडिंग जो है वो कम थी और जो है इनकम जो है वो ज़्यादा हो गई थी, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो ये आपका गवर्नेंस से भी इंपॉर्टेंट है टॉपिक और आपका इकोनॉमी से भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता है, नाम से ही पता लग रहा है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस क्या है। एक समझ लो गवर्नमेंट का ये अमेजॉन या फ्लिपकार्ट है, ठीक है, एक ई कॉमर्स है जिसपे गवर्नमेंट की जो है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे यूनियन गवर्नमेंट हो, चाहे कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, चाहे लोकल गवर्नमेंट हो, वो अगर कुछ परचेज करना चाहते हैं तो वो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से परचेज कर सकते हैं। अभी तक ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस सिर्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज़ इन सब के लिए ही जो है अलाउड था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने, यूनियन कैबिनेट ने डिसाइड किया है जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे जो प्रोडक्ट्स हैं उनका परचेज अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी कर पाएंगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस क्या है, 2016 में इसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने लॉन्च किया था ताकि प्रोक्योरमेंट आसानी से कर पाए गवर्नमेंट फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म, ठीक है। अभी क्या होता था, टेंडर खरीदने पड़ते थे, जो टेंडर लॉन्च करने पड़ते थे, फिर जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है वो डिले हो जाता था। तो इसके लिए ही गवर्नमेंट ने ये सोल्यूशन निकाला कि आप एक गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जैसे कि गवर्नमेंट का एक ई कॉमर्स बना दो जिसपे जो जितने भी सेलर्स हैं वो अपने प्रोडक्ट्स जो है वो लिस्ट कर पाएंगे। और समझ लो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के किसी एक डिपार्टमेंट में किसी क्लर्क के लिए चेयर्स चाहिए, ठीक है, या फिर एक ऑफिस बनाने के लिए चेयर्स चाहिए, तो वो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से वो डिपार्टमेंट जो है वो परचेज कर सकता है, ठीक है। तो जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तक सिर्फ सिर्फ गवर्नमेंट ही परचेज कर सकती थी, इससे गवर्नमेंट ही जो है ट्रांजेक्शन्स कर सकती थी। बट अब गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी इससे परचेज कर पाएंगी, ठीक है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी प्रोक्योर कर पाएंगी गुड्स और सर्विसेज को गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से। इससे होगा क्या कि जो कोऑपरेटिव्स हैं उनको कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पे प्रोडक्ट्स मिल पाएंगे। उसको सपोर्ट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन जो है वो आप जो है सामने आई है, और उन्होंने कहा है कि वो ऑनबोर्डिंग करेंगे कोऑपरेटिव्स की इस प्लेटफॉर्म पे, ताकि टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर उनको प्रोवाइड करना, कैसे वो पेमेंट सिस्टम जो है, पेमेंट मैकेनिज्म क्या होगा, ये सारा चीज़ें जो है उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन उनको सपोर्ट करने वाला है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है WSIS फोरम 2022। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन जो है उन्होंने वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2022 में पार्टिसिपेट किया है। इसको किसने ऑर्गेनाइज किया था, और इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने, ठीक है। अब ये जो है WSIS फोरम होता क्या है, तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट एनुअल गैदरिंग है फॉर इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो इस साल का थीम यहाँ पर लिखा है ICTs फॉर वेल बीइंग इंक्लूजन एंड रेजिलियंस। WSIS फोरम को जो है ITU, यूनेस्को, UNDP और UNCTAD जो है उन्होंने क्लोज कोलैबोरेशन के साथ जो है वो मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया है, ठीक है। तो हम इसी टॉपिक में देखते हैं कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन क्या है। तो ये ओल्डेस्ट जो है एजेंसी, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ द UN में से एक है। 1865 में इसको बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद ऑफ कोर्स ये लीग ऑफ नेशंस का पार्ट रही, फिर जब UN 1945 में बना तो ये UN के साथ अटैच हो गई। 1865 में इसको फाउंड किया गया था ग्लोबल रेडियो स्पेक्ट्रम और सैटेलाइट ऑर्बिट्स जो है वो एलोकेट करने के लिए। जिनीवा बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट ग्रुप का पार्ट है। 193 मेंबर स्टेट्स हैं इसमें, और 800 के आसपास जो है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस इससे जुड़े हुए हैं। इंडिया जो है ITU काउंसिल के लिए अभी दोबारा री इलेक्ट हुआ है उसका मेंबर बनने के लिए 2019 से 2022 के लिए। और इंडिया जो है वो इस ITU काउंसिल में 1952 से लगातार ही 4-4 साल के टर्म के लिए इलेक्ट होता जा रहा है, ठीक है। और इंडिया जो है वो ITU का 1869 से मेंबर रहा है, फाउंडर मेंबर नहीं है, 1869 से मेंबर रहा है। फाउंडर जो है ITU जो है फाउंड तो वो 1865 में हुआ था।
नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जीएसटी कंपनसेशन। तो आपका गवर्नेंस से रिलेटेड टॉपिक है ये। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितना भी जीएसटी कंपनसेशन का अमाउंट था वो स्टेट्स को 31 मई तक जो उनका ड्यू था वो सारा पे कर दिया उनको। 86,000 मतलब लगभग 87,000 करोड़ रुपीज़ जो है वो उनको पे किए हैं। अब एक्चुअली में कलेक्शन सिर्फ टोटल बैलेंस जो था वो जीएसटी कंपनसेशन में 25,000 करोड़ का था। तो 25,000 करोड़ मतलब 52,000 करोड़ के आसपास जो है गवर्नमेंट ने अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने कॉफर्स में से निकालकर स्टेट्स को पे किया है। ठीक है, तो जो है स्टेट्स की डिमांड थी कि उनको जीएसटी कंपनसेशन दिया जाए, तो उनकी डिमांड तो ये जीएसटी कंपनसेशन फंड में जितना अमाउंट था उसकी थी 25,000 करोड़ की। बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन्हें 87,000 करोड़ रुपीज़ दिए अपनी जेब से निकाल कर, एक तरह से जो है वो टैक्स जीएसटी कंपनसेशन उन्हें दिया है। ठीक है, सो ये इसलिए दिया गया ताकि स्टेट्स जो हैं अपने रिसोर्सेज को ठीक से मैनेज कर पाएँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर में इसको खर्च करें। ऐसा नहीं कि वो बिजली माफ़ करने में, पानी का बिल माफ़ करने में इस पैसे को लगाएं। कैपिटल एक्सपेंडिचर में इसको खर्च करें जिससे प्रोडक्टिव असेट्स क्रिएट हों। ठीक है, अब स्टेट्स जो हैं उनको सिर्फ जून 2022 में जो ऑफकोर्स जो जीएसटी कंपनसेशन जो ड्यू होगा, अब सिर्फ वही सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना रह जाएगा। अभी तक का उन्होंने सारा जो है ड्यू क्लियर कर दिया है। जीएसटी तो साथ के साथ क्लियर हो जाता है, जीएसटी कलेक्शन तो, लेकिन जीएसटी कंपनसेशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको पे करती है, तो वो ऑलरेडी अभी तक की जो है वो क्लियर कर दी गई है। ठीक है, तो जीएसटी कंपनसेशन है क्या? ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट जो 2016 में पास हुआ, जिससे जीएसटी आया था, तो उसमें कहा गया कि स्टेट्स को जीएसटी आने की वजह से जो लॉस होगा रेवेन्यू का, वो सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनसेट करेगी उनको आउट ऑफ जीएसटी कंपनसेशन फंड। ठीक है, तो जीएसटी कंपनसेशन फंड ये कोई जेब से थोड़ी आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के। जीएसटी कंपनसेशन फंड कैसे होता है कि जो डीमेरिट गुड्स हैं, ठीक है, जैसे आपके सिगरेट हो गया, जो है, या जो सिन गुड्स जिनको आप कह सकते हैं, उनके ऊपर सेस लगा के गवर्नमेंट पैसा इकट्ठा करती है और वो जीएसटी कंपनसेशन फंड में डालती है, और उस पैसे को जो स्टेट्स की रेवेन्यू शॉर्टफॉल है उससे डील करने के लिए जो है वो शेयर किया जाता है। और एग्रीमेंट ये था कि सिर्फ 5 साल तक जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ये जीएसटी कंपनसेशन स्टेट्स को देगी, उसके बाद जो है जीएसटी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा और स्टेट्स की रेवेन्यू लॉस नहीं होगा। ठीक है, लेकिन 2020 और 21 में थोड़ा ये डिस्प्यूट ये हुआ क्योंकि जो है जीएसटी कंपनसेशन फंड में ठीक से कलेक्शंस नहीं हुई, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है स्टेट्स को बोला कि हमारे पास कलेक्शंस नहीं हो रही हैं, तो हम आपको नहीं पे कर सकते, तो इसके बजाय जो हम 2 साल आपको अगर नहीं पे कर रहे हैं तो उसको हम एक्सटेंड कर देंगे, 2022 के बाद 2024 तक उसको एक्सटेंड कर देंगे, तो हम आपको 2024 तक कंपनसेशन देंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एनटीपीसी। तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है, उन्होंने अपनी बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी 2022 जो है वो निकाली है, ताकि वो कैसे वो अपना कंजर्वेशन, रिस्टोरेशन और एनहांसमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी में जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो उन्होंने इस पॉलिसी के थ्रू बताया है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पीएसयू बनी है एनटीपीसी, जिसने एक बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी निकाली है, और एनटीपीसी जो है वो इंडिया बिजनेस एंड बायोडाइवर्सिटी इनिशिएटिव का भी पार्ट है। ठीक है, एनटीपीसी ने ही जो है आंध्र प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ कंजर्वेशन ऑफ ऑलिव रिडली टर्टल्स जो है उसका भी एग्रीमेंट साइन किया था 5 साल के लिए। तो ये उनके कुछ बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड जो है वो कॉन्ट्रीब्यूशंस है। तो अब हम जब टॉपिक देख रहे हैं तो हम इंडिया बिजनेस एंड बायोडाइवर्सिटी इनिशिएटिव को भी देखते हैं। तो ये एक नेशनल प्लेटफॉर्म है, एक नेशनल प्लेटफॉर्म है बिजनेस और उसके स्टेक होल्डर्स का, जो कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कैसे जो है जो बिजनेसेस हैं वो कैसे मैनेज कर सकते हैं, वो उसकी ट्रेनिंग देते हैं, उनके साथ लर्निंग्स को शेयर करेंगे। ठीक है, इसमें अब इसको बनाया किसने? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने CII के साथ जो है वो कोलैबोरेट किया, और उन्होंने जर्मन इंटरनेशनल कोऑपरेशन जो है उसके साथ, जो जर्मन गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है उसके साथ उन्होंने कोलैबोरेट करके 2014 में इसको लॉन्च किया था, इस इनिशिएटिव को। ठीक है, सो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के बारे में भी देखते हैं। एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर है, इंडिया की लार्जेस्ट एनर्जी कॉन्ग्लोमरेट है, और 1975 में इसको जो है वो बनाया गया था। महारत्न कंपनी का स्टेटस इसको 2010 में मिला है, लोकेशन इसकी न्यू दिल्ली है। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टेक्सटाइल्स इंपोर्ट। तो इकोनॉमी सेक्शन के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इंडिया जो है आज तक के सबसे हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट्स पर पहुंच गया है टेक्सटाइल के एंड अपैरल सेक्टर में। $44.4 बिलियन का हमने इस बार टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट किया है, और ये लगभग 41% का, अगर आप इस पिछले साल के कंपैरिजन में देखोगे तो 41% का हमको एक्सपोर्ट्स में इंक्रीज़ देखने को मिला है। ठीक है, USA ऑफ कोर्स टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन रही है इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, और उसके बाद
EU, फिर बांग्लादेश, फिर UAE रहा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो टेक्सटाइल सेक्टर में एक्सपोर्ट हुआ है वो कॉटन टेक्सटाइल्स का एक्सपोर्ट हुआ है, जिसका ऑलरेडी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 39% शेयर है। तो उसने लगभग 54% ग्रोथ दिखाई है एक्सपोर्ट्स में, इफ़ वी कंपेयर इट विद प्रीवियस ईयर, ठीक है। ऐसे ही और भी आंकड़े दिए गए हैं कि रेडीमेड गारमेंट्स का कितना एक्सपोर्ट है, मैन मेड टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कितना रहा है, हैंडीक्राफ्ट्स का कितना एक्सपोर्ट रहा है और उसका कितनी ग्रोथ रही है, यहाँ पर आंकड़े दिए गए हैं, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is GDP growth. So this topic is important for your economy section. So recently provisional estimates have been launched by the Ministry of Statistics and Program Implementation that the country has expanded, the country's economy has expanded by 8.7%, and this is the highest level in the last 22 years. It has also shown that gross value added has grew by almost 8.1% in this financial year. So even the fiscal deficit is low as compared to the last year. Why it has been low? Because we have had higher tax collections and higher nominal GDP growth. So because of these reasons, the fiscal deficit is narrowing down slowly. Of course, we have to bring it down to 3% or almost 3% level as per the FRBM targets. But still, the economy is suffering, so the government has to spend more. So that's why government is spending, and due to the COVID and other situations, the government spending is increasing. So the fiscal deficit has ballooned. So let's see the basic terminologies which are associated with this topic. So first, of course, is the gross domestic product. Okay, so this is the total monetary or market value of all the goods and services produced within a country's border in a specific time period. Okay, so how do we calculate this GDP? So of course we take 4 metrics using them. We calculate this GDP. So first, of course, is the private final consumption expenditure. So which means that all the demand that private individuals make during an year in a country's borders, it is considered as the private final consumption expenditure. So it is the biggest engine of GDP. So 56% of the GDP is composed of consumption, private consumption. And the second one, of course, is the investment, that is the gross fixed capital formation. So it is the investment demand, which is generated by private sector businesses. So it is the second largest share of, it has the second largest share in the GDP. The third one, of course, is the government expenditure. So government final consumption expenditure is holding the third highest component of GDP. So it basically is the demand for goods and services which have been generated by government. So in case this investment by the private individuals, if they are somewhat lacking because of any reasons, maybe because of the non-performing assets are increasing or any other reason, so what happens is, in that case, is that the government enters into the picture. It increases its expenditure so that the GDP does not suffer. Okay, so instead of relying on investment from private businesses, the government enters into the picture and compensates the loss that investments by private sector businesses have failed to make. Okay, so generally we see that the government of India is focusing too much upon infrastructure investments. So it is creating a ripple effect, and it is reviving the private sector businesses also. Okay, so the next component, of course, is the net exports. So of course it is calculated by subtracting the imports from exports. In case the balance is, of course, in minus, then we say that it is net imports. If the exports are more, then of course it is net exports. Okay, then it would add up in the GDP. And what is the difference between nominal and real GDP? Of course, nominal GDP is the normal calculation that you go for calculating GDP. But once it is adjusted for the inflation, then we call it real GDP. But the government, while making the budget, it goes for the nominal GDP, and for the perspective of common people, we use real GDP, because that is what matters. Because until we go for inflation adjustment, the nominal GDP may not show us the real picture. So what is the gross value added? So it basically amount or the value addition that has occurred in an economy in terms of productive
assets that have been created into the economy in a given year. So how do we calculate GDP? So how we compare GDP with GVA? So GDP is basically gross value added plus the taxes which have been earned by the government and the subsidies that it has provided, minus the subsidies that the government has provided to the people. Okay, so in case, of course, if the GVA is higher, it means that the government has provided excess of subsidies as compared to the taxes that it has earned. And if the GDP is more than GVA, it means the government has generated more revenues, or it has generated more money from taxes than it has spent on subsidies. So that is a good scenario. GDP must remain higher than GVA. In normal situations. And what is the fiscal deficit? So you know that any shortfall in the government's income compared to its spending is the fiscal deficit. And in case the income is higher than the expenditure, then we call it fiscal surplus. So the next topic is government e-marketplace. So Union Cabinet has recently approved the cooperatives to register themselves as buyers on the government e-marketplace. So you know that government e-marketplace was launched in 2016 by the Ministry of Commerce and Industry. It provides an open and transparent procurement platform for government buyers. So all the central government ministries, departments, state government ministries, departments, and even the local governments and even PSUs, they all can procure products from government e-marketplace. And now to enter into the fora of private businesses, the government has allowed the cooperative societies to procure their products from government e-marketplace. Okay, so government e-marketplace, you can consider it like an Amazon or Flipkart of the government, where the government can purchase products from the sellers which have been registered on the government e-marketplace. Now cooperatives would be able to register themselves as buyers. They would be able to buy the products from this this government e-marketplace at competitive prices. So Ministry of Cooperation would dedicate or Ministry of Cooperation would help these cooperative societies to onboard themselves on this platform, and it would also issue necessary advisories to make the payment mechanism simple and how they can access this services of government e-marketplace effectively. So the next topic is WSIS Forum 2022. So this topic is important for international relations topic. So Union Minister of Communication has recently attended the opening ceremony of World Summit for Information Society 2022. It has been organized by the International Telecommunications Union, and this forum is actually the world's largest annual gathering of the information communication technology for development community. This year the theme is ICTs for well-being, inclusion and resilience. This forum is co-organized by ITU, UNESCO, UNDP, UNCTAD in close collaboration with the WSIS Action Line facilitators. So while we are discussing this topic, we cannot afford to forget about the International Telecommunication Union. It is the oldest among all the 15 specialized agencies of the UN. So earlier there was no UN, so this ITU was independent initially, then it became a part of League of Nations, and later on when the UN was formed, it joined itself as the specialized agency of the UN. So it was founded in 1865, and it works to allocate global radio spectrum and satellite orbits. It is based in Geneva, that is in Switzerland, and it is also a member of the United Nations Development Group. So it has 193 member states, and around 800 public and private sector companies and academic institutions have been joined by them. So India has been elected as a member of ITU Council recently for 4-year terms. We have been a regular member of ITU Council since 1952. So since 1952, we are getting elected for 4 years, turn by turn. And India has been a member of ITU since 1869. So we are not a founder member, but we joined it 4 years later once the ITU was founded. So the next topic is GST compensation. So central government has paid the entire amount of GST compensation to the states, which was due up to 31st May. So actually the government only had about 25,000 crore rupees balance in the GST compensation fund. But how it has paid the 87,000 crore amount? They have taken money out of their own coffers. So 52,000 crore rupees has been taken by their own coffers, and they have paid it to the states. So now the states have no reason to complain against the center that the GST compensation has not been paid. They were not even expecting, because the balance was just for 25,000 crore, but the central government has paid them 87,000 crore. So almost
twice or thrice that almost thrice that amount has been paid to them, so they do not have any reason to complain anymore. So this has been done to assist states in so that they can manage their resources and they can go for capital expenditure, so that would kickstart the economy at the state level also. So the states are now all the balance of the state has been cleared, and now of course June 2022 the figure for that would come later, and in that case that would be cleared also later. So what is this GST compensation? So when this Constitution 101st Amendment Act was passed in 2016, a provision was made to compensate the states for the loss of revenue which would arise out of implementation of the GST. So whenever you shift to a new tax-based tax regime, there would be of course losses for initial years until that system stabilizes. So it was agreed by the center that there would be some revenue shortfalls in the initial years, but for that GST compensation fund was established. So a cess was imposed upon sin goods like cigarettes, and the money which was to be collected from these sin goods would be deposited in this GST compensation fund, and this fund would be utilized to compensate the states for the revenue shortfalls. So 25,000 crores about was just collected, but how the center has managed to give 87,000 crore rupees, of course the media would not discuss about that. Okay, so this initially the agreement was that the central government would compensate the states for 5 years, but due to the COVID situation in 2020 and 21, the central government said that we are not going to pay you money out of this GST compensation fund for these 2 years, but let's do one thing, we can shift it to another 2 years. So which an agreement which was to expire in 2022 now will expire in 2023 or 2024. So Section 7 of the GST Act 2017 allows for the computation of this shortfall, and based upon that the GST compensation is paid to the states. Okay, so the next topic is NTPC. So NTPC Limited has become the first PSU to issue a biodiversity policy for the year 2022, and this NTPC is also a member of India Business and Biodiversity Initiative, and it has also signed a 5-year agreement with Andhra Pradesh Forest Department for the conservation of olive ridley turtles. Okay, so let us also see about this India Business and Biodiversity Initiative. This is a national platform of business and its stakeholders, so that they can go for dialogue, sharing and learning, and how these businesses can manage the biological diversity and how they can adopt the practices into their businesses so that they can manage the biological diversity effectively. So this IBBI initiative guides them through this initiative. Okay, so this initiative is started by the Ministry of Environment in collaboration with CII, and the support is given by the German International Corporation, that is the German government. So it was launched in 2014, and NTPC is part of it. So let us also see about the NTPC. So NTPC is a central public sector undertaking under the Ministry of Power. It is its roots can be seen from the year 1975. It was accorded a Maharatna status in 2010, and it is located in New Delhi. Okay, so the next topic is important for your economy section, textiles export. So another good news is that India has achieved highest ever exports in textiles and apparel sector. So almost $44.4 billion of export has been achieved in textiles and apparel sector. So it is almost a 41% increase if we compare it with last year. And USA has been the top export destination of India for this textile sector import. In the textile industry, the export of cotton textiles has been a major component. So it holds almost about 39% share, and it has also witnessed a growth of about 54% if we compare it with last year. So why this is all happening? Because the government had announced this PLI, production linked incentive scheme for textile sector. So that has started to show results, and we will see these results to continue in the coming years. So certain other
Facts have also been shared here. So what is the export of ready-made garments? What is the figure for that? Man-made textile export, and what has been the export level of handicrafts from India, and what has been the growth of it in the growth rate of it if we compare it with last year's. So all these facts have been shared here for your revision. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.